आईएनएस विक्रांत से चोरी किए गए सेंसिटिव इक्विपमेंट का पता लग चुका है और चोर भी पकड़े जा चुके हैं। नेपाल की तरफ से अभी भारत के ऊपर ऐसा इल्जाम लगाया गया है जिससे दोनों देशों का संपर्क खराब हो सकता है। और इंडिया चाइना बॉर्डर इशू को लेके ऐसे ऐसे अपडेट हैं जिसको सुनने के बाद आपका दिमाग चकरा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट आईएनएस विक्रांत को लेके। आप सबको याद होगा पिछले साल आईएनएस विक्रांत से कुछ कंप्यूटर हार्डवेयर चोरी हो गया था और तब से इस पर एनआईए छानबीन कर रही थी। लेकिन दिक्कत ये था कि जिस दिन ये चोरी हुआ था उस दिन आईएनएस विक्रांत में काफी सारे लोग गए थे और एनआईए को काफी सारे फिंगरप्रिंट मिले थे जिनको एक एक करके चेक करना काफी मुश्किल था और इसी वजह से चोर को पकड़ने में इतना देरी हो रहा था। लेकिन आज इसी को लेके एक और अपडेट आया है कि पिछले साल सितंबर में आईएनएस विक्रांत से कंप्यूटर हार्डवेयर को चुराने वालों का भी पता लग चुका है और एनआईए की तरफ से उनको अरेस्ट भी किया जा चुका है। कल एनआईए की तरफ से 2 लोगों को अरेस्ट किया गया था, जिनमें से एक का नाम सुमित कुमार सिंह है और ये बिहार का रहने वाला है और दूसरा बंदा राजस्थान का है और इसका नाम दयाराम है। ये दोनों ही आईएनएस विक्रांत में उस वक्त पेंटिंग का काम कर रहे थे और एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल सितंबर में आईएनएस विक्रांत से 4 कंप्यूटर को डिसमेंटल किया गया था और उसमें से इन दोनों ने एसएसडी, रैम, प्रोसेसर और मल्टी फंक्शनल कंसोल चुरा के भाग गए थे। और इसमें से सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट वो मल्टी फंक्शन कंसोल ही था, क्योंकि इसकी मदद से वेसल की सेफ्टी रिस्क के बारे में पता चलता है। बाकी हार्ड ड्राइव और एसएसडी का डाटा भी कुछ इंपॉर्टेंट था, लेकिन इनकी हरकतों से ये सस्ते वाले चोर लग रहे थे, क्योंकि जासूसी वाली चोरी होती तो ये सिर्फ हार्ड ड्राइव और एसएसडी के साथ कंसोल चुरा के भाग जाते, प्रोसेसर और रैम कभी नहीं चुराते। और इनके पास से अभी कुछ और भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बरामद हुए हैं जो कि चोरी की है और फिलहाल इस पर छानबीन चल रही है और अगर आगे कोई अपडेट आती है तो उसके बारे में मैं आपको बताता रहूंगा। अगला अपडेट इंडिया और चाइना को लेके है और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इस अपडेट के अंत तक आप कंफ्यूज होने वाले हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने एक रिपोर्ट के मुताबिक ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में अभी भारत और चाइना के बीच दोनों ही तरफ से नेग्लिजिबल एयर एक्टिविटी नजर आ रही है। कुछ दिन पहले ही चाइना की तरफ से अपनी सिंजियान सेक्टर में करीब आधा स्क्वाड्रन नए फाइटर जेट को डिप्लॉय किया गया था और साथ ही कसगर, होटान, यारकंड, कोरला और नगरी गंसा एयरवेज में एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिव कर दिया गया था। और उस समय चाइना की तरफ से हैवी एयर एक्टिविटी को देखा जा रहा था, लेकिन वो बॉर्डर से लगभग 30 किलोमीटर अंदर उड़ान भर रहे थे और ये चाइनीज एयरफोर्स की एक एक्सरसाइज का हिस्सा था। बदले में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी लद्दाख में लगातार पेट्रोलिंग किया जा रहा था, पर 6 जून के बाद से चाइना की तरफ से अपनी एयर एक्टिविटी को लगभग बंद कर दिया गया है और कल से चाइना की तरफ से एक भी फाइटर एयरक्राफ्ट एयर में नहीं दिखा है। अभी भी चाइनीज आर्मी फिंगर 4 और गलवान नाला के पास मौजूद है, लेकिन उनकी तादाद में अभी काफी कमी आ चुकी है और अभी दोनों ही आर्मी की कमांडर लेवल में एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा गया है और फिंगर 4 से पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से लगभग 15 बोट को वापस लिया जा चुका है और जो टेंशन था वो अभी काफी हद तक कम हो चुका है। लेकिन ये बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि एएनआई में इसी को लेकर एक और अपडेट कुछ ही समय पहले ही आई है और एएनआई के मुताबिक लद्दाख से तनाव कम हो रहा है और चाइनीज आर्मी पीछे हट रही है, लेकिन चाइना सिर्फ लद्दाख में ही अपनी ट्रूप्स को डिप्लॉय नहीं किया हुआ है। उन्होंने लगभग 4000 किलोमीटर लंबी पूरी इंडो चाइना बॉर्डर में ट्रूप्स को डिप्लॉय कर रखा है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश भी शामिल है। और वो लोग अभी हैवी वेपन्स को भी बॉर्डर पर ला रहे हैं, लेकिन उनको वो फॉरवर्ड पोजीशन में डिप्लॉय नहीं कर रहे हैं। वहीं पर इंडियन आर्मी की तरफ से भी चाइनीज आर्मी को मैच करने वाली डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है और अभी अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक हमारी मल्टीपल डिवीजन को डिप्लॉय किया जा चुका है और डिप्लॉयमेंट अभी भी जारी है। साथ ही अल्ट्रा लाइट हाउजर को भी डिप्लॉय किया जा रहा है। सच मानिए दिमाग का भरता बन रहा है, क्योंकि अलग अलग मीडिया अभी अलग अलग तरह के खबर बता रही है। आर्मी की तरफ से ऑफिशियल लेवल में कोई भी अपडेट नहीं दिया जा रहा और गवर्नमेंट की तरफ से भी स्पेसिफिक अपडेट नहीं दिया जा रहा है और इसी का फायदा अभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाले उठा रहे हैं और घर में बैठ के ये लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइनीज आर्मी की तादाद बता देते हैं और चाइना वालों की पूरी डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी बता देते हैं। पता नहीं इनके सोर्सेस कौन है, लेकिन अगर ऐसे सोर्सेस इंडियन आर्मी के पास मौजूद हो तो चाइना तो क्या, यूएस भी हमारा कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि बिना सैटेलाइट की हमें चाइनीज आर्मी की हर एक मूवमेंट का पता लग सकता है। अगला अपडेट नेपाल को लेकर है। नेपाल की तरफ से अभी भारत के ऊपर कुछ संगीन आरोप लगाया गया है। नेपाल के पीएम केपी ओली के मुताबिक भारत की तरफ से कलापानी, लिपुलेख और लिम्पियादोरा एरिया पर कब्जा करने के इरादे से सबसे पहले काली माता के एक आर्टिफिशियल मंदिर को बनाया गया है। इसके बाद एक आर्टिफिशियल नदी को बनाया गया है और उसका नाम काली रिवर रख दिया गया और फिर वहां पर इंडियन आर्मी को डिप्लॉय कर दिया गया।
ऐसा करके भारत इस पूरे एरिया को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है, जो कि नेपाल का है। इसके अलावा उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी की रिसेंट स्टेटमेंट को भी क्रिटिसाइज किया है, जहां पर वो नेपाल को ये बोल रहे थे कि नेपाल को भारत के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट क्रिएट नहीं करनी चाहिए। बाकी सब बात जाने देते हैं, लेकिन मुझे लगता था कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, पर अभी उनको मंदिर बनाने के ऊपर दिक्कत क्यों आ रही है, और वो भी काली माता के मंदिर से। इस पूरे मुद्दे में कहीं ना कहीं अलग ही स्मेल आ रही है। और वैसे भी ये मुद्दा अभी वापस शांत होने लगा था, क्योंकि दोनों ही तरफ से अभी इस डिस्प्यूट को लेके बातचीत होने वाली थी। पर केपी ओली जी की हरकत से ऐसा नहीं लग रहा है कि वो इस मामले को ठंडा करना चाहते हैं या फिर भारत के साथ जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट है नेपाल का, उसको सॉल्व करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।